आपका 5वां फुल लेंथ पेपर हो गया है सीईटी का, और इसका सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक क्वांटिटी दी है Q एंड दैट Q इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर रूट सी, जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। दे आर आस्किंग लाइक ए बी सी डी में परसेंटेज एरर जो है वो 1, 2, 3 एंड 1% है रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन Q? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेल्टा Q बाय Q इज डेल्टा B बाय B प्लस ट्वाइस डेल्टा A बाय A प्लस ट्वाइस डेल्टा D बाय D प्लस 1/2 डेल्टा C बाय C। ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस वो लिखने में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए इसलिए, और टाइम भी बचे। तो ये है रिलेटिव एरर इन B प्लस ट्वाइस रिलेटिव एरर इन A। ट्वाइस इसलिए क्योंकि A की पावर यहाँ पे 2 है। दिस इज़ ट्वाइस रिलेटिव एरर इन D एंड दिस इज़ 1/2 रिलेटिव एरर इन C। तो B में जो परसेंटेज एरर है वो है 2, A में जो है वो है 1, और D में जो है वो है 1 एंड C में है वो है 3। सो ये जो आपका आंसर आ रहा है 6 प्लस ये आ गया 1.5, आपका आंसर आ रहा है 7.5%। सो आंसर इज 7.5%। ऑप्शन आ रहा है आपका C। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। एक वेक्टर दिया है आपको, और वेक्टर दिया है P बार इज 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप, एंड दे आर आस्किंग ये कौन सा वेक्टर है, क्या वेक्टर है, ये नल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, या क्या है। सो लेट अस फाइंड आउट। हम इसको देखते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है। सो P इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर, ये आ रहा है 1/2 प्लस 1/2, ये आएगा रूट ऑफ 1 यानी 1, यानी ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बुलेट ऑफ मास 0.05 kg, ठीक है, leaves the barrel of gun with a velocity 500 मीटर पर सेकंड, इम्पल्स ऑफ द फोर्स विल बी। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। यस, ये आपको पता होना चाहिए। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। सो इनिशियली उसका मोमेंटम तो 0 था, जैसे उसको वेलोसिटी में इट विल गेन सम मोमेंटम। सो गेन इन मोमेंटम इटसेल्फ इज इम्पल्स। सो वी कैन राइट द इम्पल्स इज change in momentum, and that is equal to mass into velocity. Its mass is 0.05 and the velocity gained is 500 मीटर पर सेकंड, so it is 500। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है वो है 25 न्यूटन सेकंड। 25 न्यूटन सेकंड यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है that is A। Let us go for question number 4। An ice cube is kept on inclined plate at an angle of 30 degree. Coefficient of kinetic friction between cube and plane is 1/√3। What is the acceleration of the block? ये पूछा है उन्होंने। चलिए डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये है आपका ये ब्लॉक, ये है एंगल 30 डिग्री। आई होप इट इज़ विजिबल। आपको पता होगा ये कंपोनेंट्स, ये जो रहता है mg, तो ये रहेगा mg साइन थीटा, और जो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बिकॉज ये है आपका mg cos थीटा, तो ये रहेगा म्यू mg cos थीटा। अब इसको देख लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल टू दैट इंक्लाइन, और एक है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज म्यू mg cos थीटा। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो है, पहले फोर्स लिखते हैं, तो फोर्स इज mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। सो हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो वी विल डिवाइड इट बाय मास। सो एक्सीलरेशन A इज, अगर मैं मास से डिवाइड करता हूँ, सो इट इज सिंपली g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अब आप देख लो, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। सो 10 साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, सो साइन 30 इज 1/2 माइनस म्यू की जो वैल्यू आपको दी है, म्यू की वैल्यू जो दी है दैट इज 1/√3। सो ये 1/√3 g 10 cos थीटा, cos 30
is √3/2, so it is √3/2. √3 कैंसर, हमें मिलता है 10 × 1/2 10 × 1/2, आपका आंसर आ रहा है 0. सो द एक्सेलरेशन इज 0. आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है ए, ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर. हाँ जी, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो है IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ. तो जिसका म्यू सबसे ज़्यादा रहेगा उसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मिनिमम रहेगा. तो म्यू सबसे ज़्यादा है वॉयलेट कलर के लिए. 11th की पेपर में आप ये कंपैरिजन देख सकते हो. ये आपको पता होगा म्यू वी इज़ ग्रेटर दैन म्यू वाई इज़ ग्रेटर दैन म्यू आर. वॉयलेट, येलो, रेड, ये कंपैरिजन दिया है आपके 11th की टेक्स्ट बुक में. सो दैट्स वाई द क्रिटिकल एंगल विल बी मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर. सो इसका जो आंसर आ रहा है वो है डी, क्वेश्चन नंबर 5. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर व्हाट कंडीशंस विल कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल. इट इज ऑलवेज, यस, कॉन्वेक्स मिरर जो है इट विल ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि जिसमें ही वो ये आपको क्राइटेरिया देगा. इन ऑल केसेस इट विल ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. सो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ए. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं. सुपर कंडक्टर्स आर मोर एग्जॉटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. मैग्नेटिज्म चैप्टर है 12th का. 12th के मैग्नेटिज्म चैप्टर में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ दी है उसके डिस्कशन में ये छोटा सा एक पॉइंट मेंशन किया गया है. और जैसे मैंने कहा था कि किसी भी कॉर्नर से आपको MCQ आ सकता है बुक में से, तो ये वैसा ही एक है. सो सुपर कंडक्टर्स आर मोर एग्जॉटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल. सो डायमैग्नेटिक मटेरियल ने आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है सी. तो 7 का आंसर है सी. देखते हैं 8th क्वेश्चन हम यहाँ कर पाएंगे या नहीं. मुझे लगता है थोड़ी जगह लगेगी मुझे. सो एनीवे लेट अस मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से लेंदी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस मैंने इस पेपर में रखे हैं. थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा होगा आपको शायद से. कुछ क्वेश्चंस है इस पेपर में, मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशंस थोड़े बड़े हो सकते हैं आपके लिए. अगर आप फास्ट इनफ हो तो इसे आप तुरंत कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मैंने पूरा लिख दिया है बोर्ड पे. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 8, कि इफ़ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज बाय 30% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज्ड बाय. परसेंटेज चेंज उन्होंने पूछा है. सो परसेंटेज चेंज के लिए देखो, अब P2 इज़ 70/100 P1, ये आपको समझ में आ गया क्योंकि 30% डिक्रीज हुआ है. सो P2 इज़ 70/100 P1. सो P2 फाइनल मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, एंड P1 इज़ इनिशियल लीनियर मोमेंटम है. सो इट इज़ 7/10. अब हमें पता है वी कैन एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. सो काइनेटिक एनर्जी इज़ P²/2m. K is for kinetic energy. So percentage change in kinetic energy is K1 minus K2 upon K1 into 100. So K1 यानी P1² K2 P2² upon 2m अपॉन P1² 2m इंटू 100. सो ये 2m पहले कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P1² माइनस P2² अपॉन P1². और एक चीज़ हमें ये पता है P2 इज इक्वल टू 7/10 P1. तो ये जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली. तो P1² ये भी कैंसिल हो जाएगा. और ये आपके लिए बचता है 7/10 का स्क्वायर यानी 49/100. 1 माइनस 49/100 इंटू 100. आपका आंसर आ रहा है 51%. 51% यानी ऑप्शन है बी. सो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का. सो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है. आप इसको थोड़ा सा अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका
At given plane on Earth's surface, the horizontal component of Earth's magnetic field BH is given, and that is equal to 3 into 10 raised to minus 5 टेस्ला. एंड मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 टेस्ला. सो दे आर आस्किंग एंगल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी एंगल ऑफ डिप वो पूछ रहे हैं. द एंगल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एंगल ऑफ डिप दे आर आस्किंग. सो एंगल ऑफ डिप के लिए हमें पता है कि बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, where theta is angle of dip. So cos theta is BH upon B. BH है आपका 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 और B है आपका 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. आपका आंसर आ रहा है 1/2, यानी cos थीटा 1/2 है तो थीटा आपका आता है 60 डिग्री. तो 60 डिग्री यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का वो आ रहा है डी. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. यस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ रहा है डी. अब क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए किधर गया? यस, क्वेश्चन नंबर 10 में ग्राफ दिया है आपको. ग्राफ्स आर ड्रॉन फॉर रेजिस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2. ठीक है, सो ये ऐसा एक ग्राफ दिया है. T1 है, ये T2 है, ये है करंट और ये है वोल्टेज. अब ध्यान दो यहाँ पे कि मैं एक ही वोल्टेज पे अगर एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ऐसा पता चलता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज T1 तो करंट ये जो है T1 के लिए करंट थोड़ा कम मिल रहा है. लेट इट बी I1, लेट इट बी I2. सो I1 इज लेस देन I2, यानी इसी वोल्टेज पे T1 पे करंट मुझे कम मिल रहा है, यानी इस वोल्टेज इस करंट इस टेम्परेचर पे T1 पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है. रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी ये कब ज़्यादा होगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा. सो दैट्स वाई T1 इज़ ग्रेटर दैन T2. ये यहाँ पे कंक्लूजन है. फिर से बता रहा हूँ, एक ही वोल्टेज पे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ की मैंने और ये पता चला कि टेम्परेचर T1 पे करंट कम मिल रहा है, T2 पे करंट ज़्यादा मिल रहा है. इसका मतलब T1 पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है. T1 पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उस टेम्परेचर पे यानी वो टेम्परेचर ही ज़्यादा है. T1 इज़ ग्रेटर दैन T2. सो T1 इज़ ग्रेटर दैन T2. ऑप्शन कौन सा है आपका? ए. 10th का आंसर आ रहा है ए. सो ये था आपका 10th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 है, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडिया r and 2r मेड अप ऑफ सेम मटेरियल आर इन कॉन्टैक्ट. द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू. ये सॉल्व करके रखा है. एक है स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड दूसरा है 2r. सेम मटेरियल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी रिटन बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज G इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन 3r². 3r क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है वो है 3r. अब मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो मास इज रिटन एज रो इज डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब. ये छोटा वाला स्फीयर के लिए ये फिर से डेंसिटी रो 4/3 पाई और इसकी जो रेडियस है वो है 2r. 2r का क्यूब हो जाएगा 8r³. नीचे 3r² यानी 9r² हो जाएगा. अब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, जैसे जी, रो, 4 एंड 4/3 पाई, ये सब कांस्टेंट है. तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी में लिखा, उन सबको निगलेक्ट कर दिया. तो मुझे मिलता है r³ इंटू r³ r⁻⁶ और नीचे ये r². तो ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई r⁻⁴. तो ये आंसर आपने इससे पहले भी कई बार हैंडल किया होगा, बट कई बार रेडियस r दी जाएगी या 2r दी जाएगी. अल्टीमेटली कंक्लूजन इज सेम, प्रोवाइडेड मटेरियल सेम चाहिए, दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट. तो ये सारी चीज़ अगर है तो ये कॉमन आंसर रहेगा हर एक टाइम. ये कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, टू सर्कुलर डिस्क हैव masses. Two circular discs have masses in the ratio 1:2. m1 by m2 is 1/2. ठीक है. And radii in the ratio 2:1. r1 by r2 is 2/1. The ratio of their moment of inertia about diameter, डिस्क का moment of inertia about diameter वो रहता है mr² by 4. ठीक है.
सो दोनों का रेशो लेना है हमें। सो I1/I2, सो m1r1² 4 डिवाइडेड बाई m2r2² 4 हो जाएगा। तो वो 4 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखते हैं m1r1² अपॉन m2r2²। ये m1/m2 हो जाएगा आपका 1/2 और r1/r2 जो है 2/1, उसका स्क्वायर हमें चाहिए तो वो हो जाएगा 4/1। सो ये हो जाएगा आपका 2/1। आपका आंसर आ गया 2/1। आंसर है बी, ऑप्शन बी आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द अर्थ वेर सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट एनी चेंज इन मास, मास उसका सेम है, हाफ हो गई यानी उसकी रेडियस हाफ हो गई है। सो ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी, ड्यूरेशन ऑफ डे उन्होंने पूछा है। ये कुछ इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे ख्याल से, यस। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या कम हो गया, रेडियस। सो R2 इज़ R1/2। सो यहाँ पे हम ठीक है, ये हो गया। देन वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1/I2, इट इज़ 2/5 m1r1² and this is 2/5 m2r2²। अब यहाँ पे मास सेम है, मास सेम है तो m1 इज इक्वल टू m2 दोनों कैंसिल कर सकते हैं, 2/5 भी हम कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज नथिंग बट r1² अपॉन r2²। सो दिस इज इक्वल टू r1/r2², r1/r2² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे पूछा है उन्होंने। सो हमें पता है कि I1ω1 इज इक्वल टू I2ω2, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो I1 I2 का हमें रेशियो मिल गया, इट इज़ 4। सो ω2/ω1 जो रहेगा वो रहेगा I1/I2। So ω2/ω1 I1/I2 and that is nothing but 4. So ω2 is 4 times ω1, 2π/T2 is equal to 4 times 2π/T1. So therefore T2 is equal to T1/4. So 24/4 ये आंसर आ रहा है 6 hours। 6 hours यानी आपका जो आंसर है किधर गया, यस इट इज़ ऑप्शन ए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक इक्वेशन दिया है इस प्रकार से और उन्होंने पूछा है कि एम्पलीट्यूड आपकी कितनी है। सो एम्पलीट्यूड के लिए हम एक काम कर लेते हैं, विल मल्टीप्लाई बाय 5√2। सो 5√2 साइन ऑफ 2πt प्लस 5√2 कॉस ऑफ 2πt। अगर मैं इसको ये वाले 5√2 को मैं एज्यूम करता हूँ a cos थीटा और इसको मैं एज्यूम करता हूँ a sin थीटा। सो आई हैव a sin a cos b प्लस a cos a sin b। सो आई हैव दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी। ये साइन ऑफ a प्लस बी में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। सो अल्टीमेटली अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, सो a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 25 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 2 पर ये a² अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये बचता है cos² प्लस sin², तो ये बचेगा सिर्फ a²। सो a² इज़ 50 प्लस 50 100। तो आपकी एम्पलीट्यूड आ रही है 10, एम्पलीट्यूड 10 आ रही है, इसका मतलब है आपका आंसर है ए। 14 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से है, इक्वेशन ऑफ SHM दिया है। आफ्टर elapse of what fraction of period the velocity of particle will be equal to half of its maximum velocity। तो x का एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय a sin ωt प्लस π/6। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टू ऑब्टेन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, तो ये मुझे मिलता है a ω cos ऑफ ωt प्लस π/6।
तो अभी देखते हैं। अब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा और उसका आधा, यस SHM में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, उसका आधा। सो यहाँ पे मैं v की जगह पे ए ओमेगा बाय 2 लिख देता हूँ, और ये ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, तो ये हो जाता है कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। तो अगर ये कॉस ऑफ थीटा 1/2 है, इसका मतलब थीटा आ जाएगा आपका 60। सो देयरफॉर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 3। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। सो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय टी, और ये जो आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा पाई बाय 6। सो ये t इधर, t इज इक्वल टू पाई पाई कैंसल, t बाय 12, ये आपका आंसर आ रहा है। सो t बाय 12 यानी आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आ रहा है आपका C। सो क्वेश्चन नंबर है आपका 15, उसका आंसर है C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन नंबर 16, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको तुरंत एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो दो पॉइंट पे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दी है x1 एंड x2। सो x1 है 4 सेंटीमीटर, तब है वेलोसिटी आपकी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, x2 5 सेंटीमीटर थी डिस्प्लेसमेंट, SHM का क्वेश्चन है, तो आपकी वेलोसिटी थी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको पता है कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने यूज़ किया, तो ये मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा, तो ये स्क्वायर करके मुझे मिलेगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और v2 के लिए सेम स्क्वायर करके लिखा मैंने। अब यहाँ पे जो अननोन है वो है आपका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड को रिमूव करने के बाद, यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ आप ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो एम्पलीट्यूड सेम है, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, और इक्वेट करने के बाद ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। मेरे ख्याल से कि MCQ भी हमने ऐसा एक सॉल्व किया है, जिसमें वी हैव एक्सप्रेस्ड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v1 v2 एंड x1 x2। सो ये सेम मेथड से हमने किया था, तो ये इसी मेथड से जब जाओगे आप, तो आपको ओमेगा स्क्वायर मिलता है 4, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 4। ओमेगा स्क्वायर इज 4, दैट्स व्हाई ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकंड, यानी 2 पाई बाय टी इज 2, एंड दैट्स व्हाई टी इज इक्वल टू पाई। ये इसका आंसर है, देख लो अच्छे से, इसमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, मैंने सॉल्व करके रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी। सो हमें पता है कि वेलोसिटी शुड बी रूट ऑफ 5rg, तो r इज़ 4, g इज टेकन एज 9.85 rg। सो ये 4 इंटू 49 आ जाएगा, 4 इंटू 49 का स्क्वायर रूट जो रहेगा दैट विल बी 2 इंटू 7, आंसर आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से 17 का जो ऑप्शन आ रहा है वो है बी आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें एक इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ वेव है, सो a sin 2 पाई बी टी माइनस cx। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, a sin 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, सो यहाँ से कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि t इज़ 1/b एंड लैम्डा इज़ 1/c। तो इन दोनों के बाद ये पहले जो ऑप्शंस है a b c, ये तीनों ऑप्शंस वैलिड नहीं रहते। फिर जो फोर्थ ऑप्शन में जो कंडीशन दी है, हाँ उससे पहले अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ओमेगा। सो इफ़ t इज़ 1/b पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो दैट इज n इज इक्वल टू b, तो फ्रीक्वेंसी n जो कि आ गई आपकी b। ओमेगा इज 2 पाई n यानी 2 पाई बाय b, 2 पाई b। द नेक्स्ट इज पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यानी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी a ओमेगा यानी 2 पाई b इंटू a, सो 2 पाई a b आ जाएगा।
वेव वेलोसिटी कितनी रहेगी, वेव वेलोसिटी इज एन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो आपका जो एन है वो है बी और आपका जो लैम्डा है वो है 1/c, तो ये b/c आपकी वेव वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ़ पार्टिकल वेलोसिटी इज ट्वाइस वेव वेलोसिटी, सो व्हाट वी आर गेटिंग, सो 2πab इज ट्वाइस b/c, तो ये 2b कैंसिल होता है, c इज इक्वल टू 1/πa ये मिलता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो ट्रू ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। इफ r इज द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज, आपको लॉज ऑफ स्ट्रिंग पढ़ना पड़ेगा इसमें स्टेशनरी वेव्स में, तो लॉज ऑफ स्ट्रिंग में आपको पता है क्लियरली दिया है वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बात कर रहा हूँ। द फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। जरा लॉज ऑफ स्ट्रिंग के सारे जो लॉज है उसे एक बार आप देख लो। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए पहले देख लेते हैं 20। तो 20 है, 2 ऑर्गन पाइप्स ईच क्लोज्ड एट वन एंड गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड। 2 ऑर्गन पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड, तो दोनों एक साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी दोनों में एक साथ रेजोनेंस अगर आ जाता है तो वी आर गेटिंग 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन एमिटिंग देयर फंडामेंटल नोट्स। ठीक है, इफ़ द लेंथ्स आर इन द रेशो, उनकी जो लेंथ का जो रेशो है L1/L2 दैट इज 50/51, देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी क्लोज्ड पाइप है तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी V/4L। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो L1/L2 को दिया है 50/51, सो N1/N2, अब ये इन्वर्स रिलेशन है, सो N1/N2 आ जाएगा आपका L2/L1, L2/L1 आ जाएगा आपका 51/50। और एक चीज़, अब इस रेशो से पता चलता है कि N1/N2 51/50 यानी N1 इज ग्रेटर दैन N2। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 5, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि N1 इज ग्रेटर दैन N2। तो यहाँ से N1 की जगह पे मैं पुट करूँगा 51/50 N2, तो ये जो है वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और मुझे यहाँ पे N2 की वैल्यू मिली 250 और इसके साथ ही इस इक्वेशन की मदद से मुझे N1 की वैल्यू मिली 255। तो 255 एंड 50 ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 250 255 दिया है, बट सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं करेगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपका आंसर जो है वो है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी कोई फिगर्स हमें मिल नहीं रही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ए है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में ऐसा दिया है, अ पर्सन ऑब्जर्विंग 2 ट्रेन्स, वन इज कमिंग टूवर्ड्स हिम, दूसरी एक उसकी तरफ आ रही है, दूसरी उसकी से दूर जा रही है, दोनों ट्रेन्स की जो स्पीड है वो सेम है। और यहाँ पे पूछा इफ़ द ट्रेन साउंड विसल फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज़ दी है, देन द पर्सन विल हियर बीट फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली एक ट्रेन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो 240 से थोड़ी ज़्यादा रहेगी जो अप्रोच कर रही है, और जो ट्रेन दूर जा रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम रहेगी 240 से। तो हमें पता है कि व्हेन द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर देन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज V/V माइनस Vs इंटू एन, वेयर एन इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन apparent frequency is V/V plus Vs into n। सारी वैल्यूज़ अगर आप लिखते हो तो N1, अब हमें चाहिए बिट फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली N1 इज ग्रेटर देन N2, सो N1 माइनस N2 320/316, ये N1 आ जाएगा, आप वैल्यूज़ पुट करके देख लो, माइनस N2 320/324 इंटू 240, आंसर आपको मिलेगा 6। यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप स्लो हो सकते हो, बट एनीवे ट्राई करो, आंसर 6 आना चाहिए, आ गया होगा शायद कुछ लोगों का। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 22। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम दिया है 1 लीटर एंड प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर। तो उन्होंने पूछी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है व्हाट इज द एक्सप्रेशन, सो इट इज 3/2 PV, सो 3/2 प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, एंड मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 10⁵ लिया है, एक्चुअली इट इज़ 1.01 इंटू 10⁵, तो ये 1 इंटू 10⁵, 1 लीटर यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻², यानी ये 150 आ रहा है आंसर। उसके बाद अब ये 150 यानी ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट इसके क्लोज वाला ऑप्शन है। क्लोज वाला ऑप्शन मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने ये 1 लिया है, 1.01 नहीं लिया। सो एनीवे आंसर इज ए। 23 में
दो टेम्परेचर दिए हैं और दे पूछा है रेट ऑफ रेडिएशन। नाउ रेट ऑफ रेडिएशन हमें पता है, स्टीफन्स लॉ हमें पता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। सो ये R1/R2 T1/T2 का फोर्थ पावर ये आ रहा है 1.57 ब्रैकेट रेज़ टू 4। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 6.07। मेरे ख्याल से ऑप्शन में 6.27 दिया है तो वो गलत है, ये आना चाहिए 6.07। तो ये आप करेक्शन कर लो। और मान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो भी आपको ऑप्शन सी पे क्लिक करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में पहले तो दिया है कि द ऑब्जेक्ट कूल्स फ्रॉम 75 to 70 in 2 minutes and then it cools from 60 to 70 in how much time। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री। तो पहले तो हम मीन टेम्परेचर्स निकालेंगे θ1 एंड θ2। ये मीन टेम्परेचर हम निकालेंगे, θ1 आ गया 72.5 और θ2 आ गया 65। सो रेट ऑफ कूलिंग dθ1/dt 75 - 70/2 ये 5/2 2.5, ये पहला रेट ऑफ कूलिंग आ गया। दूसरा रेट ऑफ कूलिंग dθ2/dt 70 - 60/t, ये t हमें निकालना है। सो 10/t dθ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस प्रेशर ओवर सराउंडिंग, एक्सेस टेम्परेचर ओवर सराउंडिंग। तो इसलिए हमने डायरेक्टली रेशो ले लिया dθ1/dt डिवाइडेड बाय dθ2/dt। ये 2.5 है, ये 10/t है, और ये 72.5 - 30 इज सराउंडिंग टेम्परेचर, और ये 65 - 30। तो t का जो आंसर आ रहा है दैट इज अराउंड 4.9। क्वेश्चन नंबर 24 का 4.9 यानी यस ऑप्शन ए आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है बॉडी कूल्स फ्रॉम 75 to 70 इन टाइम t1, देन 70 to 65 इन टाइम t2 एंड देन फ्रॉम 65 to 60 इन t3। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे कंपैरिजन पूछा है टाइम में। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो जितना ज़्यादा